नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच गए हैं। वो छठी बार प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में विश्व के 7 प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा शामिल है। भारत को इस सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 देशों और अन्य देशों, वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों, ऊर्जा, सुरक्षा, तकनीक और नवोन्मेष को लेकर विचार साझा करेंगे। इसके अलावा कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शिरकत करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानेसर में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में रेलवे का अभूतपूर्व विकास हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन एक मील का पत्थर है। भारतीय जनता पार्टी ने आज बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र येदुरप्पा, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, एन रवि कुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की है। 4 जून को स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य लोग घायल हो गए थे। भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत के नागरिक और भारतीय मूल के नागरिकों को तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि सभी भारतीय नागरिक जो तेहरान में हैं और दूतावास के संपर्क में नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वो तुरंत तेहरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें और अपना स्थान और संपर्क प्रदान करें। ईरान और इजरायल में हालात को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। आज पूरी दिल्ली में पहले चरण में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और 17 जन औषधि केंद्रों का दिल्ली सरकार द्वारा उद्घाटन किया गया। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के मंत्री और करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कपिल मिश्रा ने खजूरी खास के सरकारी स्कूल के नजदीक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। सावन से पहले श्री मनकामेश्वर मंदिर में सख्त ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। मंदिर के पुजारी श्रीधरानंद जी महाराज ने कहा, सावन के दौरान रुद्राभिषेक करने वाले पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहननी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान 24 जून को होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 132 डीएनए मैच हो गए। 131 मृत लोगों के परिजनों से संपर्क किया गया है। इनमें से 97 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। गुजरात के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाकी शव जल्द ही सौंप दिए जाएंगे। अहमदाबाद में क्रैश हुई एयर इंडिया फ्लाइट के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए मुंबई लाया गया। अनुभवी पायलट सबरवाल की अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया यात्री विमान की चालक दल की सदस्य मैथिली पाटिल का पार्थिव शरीर रायगढ़ स्थित नावा गांव स्थित उनके आवास पर लाया गया। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर परिचालन सेवा आज फिर से शुरू हो गई है। हालांकि वर्तमान खराब मौसम को देखते हुए उड़ान के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी है। दरअसल बीते 15 जून को केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरने वाला आर्यन हेली कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। दुर्घटना के बाद केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 2 दिन के लिए बंद कर दी गई थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में जांच टीम ने आज मौका वारदात पर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। फॉरेंसिक क्राइम सीन यूनिट की एक टीम सोहारा के
वेस्ट साबडोंग फॉल्स पर पहुंची है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले वाराणसी के नमो घाट पर कई लोगों ने योग अभ्यास सत्र में भाग लिया। नमो घाट पर योग शिविर का उद्घाटन रविवार को हुआ था। लोग प्रत्येक दिन योगाभ्यास कर रहे हैं। वहीं प्रयागराज में लोग पानी में योगाभ्यास कर रहे हैं। पानी में योग करके इन लोगों ने संदेश दिया कि योग स्वस्थ जीवन का आधार है और इसे हर किसी को अपनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज गंगटोक स्थित राजभवन में आयुष मिशन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों के साथ विशेष योग समावेश का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर भी उपस्थित रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुबह मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षाकर्मियों और छात्रों के साथ योग किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से आग्रह किया कि वो योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने योग किया। बीएसएफ के जवानों ने मिलकर योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। योग दिवस में केवल 4 दिन ही बाकी हैं। कल देश के अलग अलग हिस्सों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापट्टनम में बड़ा आयोजन होगा। ये विशाखापट्टनम शहर के लिए एक अनूठा अवसर है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार साइकिल चलाकर विधान सौधा पहुंचे, जहां से उन्होंने आज सुबह विश्व पर्यावरण दिवस 2025 इको वॉक को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने वॉक में हिस्सा भी लिया। नई दिल्ली के भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सभागार में कल भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून आगे बढ़ेगा। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 221 तालुकाओं में हुई बारिश, जिसमें से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 14.6 इंच बारिश बोटाद के गढ़ा में दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जिला कलेक्टरों को बारिश के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। 7 तालुकाओं में 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। उधर भावनगर डिवीजन की ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बोटाड जिले में भारी बारिश के बाद कुछ इलाकों में जल जमाव देखा गया। इससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पतरीघाट में बस के खाई में गिरने से 17 लोग घायल हो गए। बचाव और राहत कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बस जाहू से मंडी जा रही थी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में शिमला, सिरमौर, सोलन और उत्तर पश्चिम के चंबा, मंडी, कांगड़ा समेत दक्षिण पूर्वी हिमाचल में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के एक इंजन में तकनीकी खराबी आ जाने से कोलकाता के हवाई अड्डे पर विमान के निर्धारित ठहराव के दौरान यात्रियों को उतारना पड़ा। फ्लाइट AI 180 समय पर रात के 12:45 बजे हवाई अड्डे पर पहुंची, लेकिन बाएं इंजन में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान में देरी हुई। असम डीजीपी हरमीत सिंह ने असम के धुबरी जिले में तनाव को लेकर कहा कि किसी को भी किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी को भी असम की सद्भावना को तोड़ने, किसी भी धर्म या धार्मिक स्थान का अपमान करने की अनुमति नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, हम सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार की जनता आरजेडी के साथ जुड़ना चाहती है। आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। DRDO और IIT दिल्ली ने क्वांटम संचार क्षेत्र में अत्याधुनिक उपलब्धि हासिल की है। दोनों संस्थानों ने 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम इंटैंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।
इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने सुरक्षित संचार के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू किया है जो भविष्य के युद्धों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आप सरकार को घेरते हुए कहा कि पंजाब की जनता सवाल पूछ रही है। 3 साल बीत गए और इन 3 सालों में अगर कुछ मिला तो वो 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज। नशा मुक्त पंजाब की बात तो छोड़िए, हर मोहल्ले में नशा बिकने लगा है। ओडिशा के पुरी में 27 जून से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर है। त्योहार के दौरान 3 देवताओं जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भक्तों द्वारा 3 विशाल लकड़ी के रथों में गुंडीचा मंदिर तक खींचा जाता है। कमजोर एशियाई संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार में ऑटो, आईटी और फार्मा सेक्टर में बिकवाली देखी गई। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार मई में देश का कुल वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 71.12 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 2.27% ज्यादा है। मई 2025 में देश का कुल व्यापार घाटा कम होकर 21.88 बिलियन डॉलर रहा, जो अप्रैल में 26.42 बिलियन डॉलर और मई 2024 में 22 बिलियन डॉलर से अधिक था। मई में इलेक्ट्रॉनिक सामान में 54%, मरीन उत्पादों में 27% और केमिकल निर्यात में 16% निर्यात बढ़ा है। वहीं सेवाओं का निर्यात 9% से ज्यादा बढ़ा है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि भारत की व्यापार नीति में वैश्विक निर्यात में 75% हिस्सा रखने वाले 6 क्षेत्रों में अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही वैश्विक आयात में 65% हिस्सेदारी रखने वाले 6 देशों पर भी फोकस किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में नरमी के कारण थोक मूल्य मुद्रास्फीति मई में 14 महीने में न्यूनतम स्तर पर पहुंची। आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं में मई में 1.56% की गिरावट देखी गई। मई में सब्जियों की महंगाई दर भी 18.26% से घटकर 21.62% पर फिसल आई है। अंडे, मांस और मछली की WPI 0.2% से घटकर 1.01% पर आ चुकी है। 12 जून को जारी आंकड़ों के मुताबिक मई 2025 में भारत की रिटेल महंगाई घटकर 2.82% पर पहुंच गई, जो 6 साल का सबसे निचला स्तर है। EPFO ने अपने सदस्यों के लिए बीमारी, आवास, विवाह और शिक्षा के लिए अग्रिम दावों की ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 1 लाख किया, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 में 2.34 करोड़ दावों का ऑटो मोड से निपटारा हुआ। EPFO ने अपने सदस्यों को आगाह करते हुए कहा कि PF संबंधित सेवाओं के लिए एजेंट की मदद लेने के बजाय आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करें। किसी एजेंट की मदद लेने से साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाएं हो सकती हैं। 24 कैरेट के सोने की कीमत 315 रुपये बढ़कर 99,300 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक और चांदी की कीमत 1.06 लाख रुपये प्रति किलो के पार। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने सभी श्रेणी के कुल 20,12,969 वाहन बिके। ये मई 2024 में बिके 19,76,676 वाहनों से 1.8% अधिक है।
बिहार के मरहौरा में स्थित रेलवे लोकोमोटिव कारखाना अफ्रीकी देश गिनी को 3 साल के भीतर 3000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 150 इंजनों की करेगा आपूर्ति। रेलवे बोर्ड ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 37 रेल इंजन गिनी को निर्यात किए जाएंगे, जबकि अगले वित्त वर्ष में 82 और उसके अगले साल 31 इंजन भेजे जाएंगे। एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने कहा कि वो प्रवर्तक समूह की इकाइयों से 2237.44 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इससे प्रवर्तकों की हिस्सेदारी बढ़कर 18.4% हो जाएगी। दूरसंचार नियामक ट्राई ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के साथ साझेदारी में एक पायलट परियोजना शुरू की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन उद्योग से वैकल्पिक ईंधन पर अनुसंधान और विकास करने का आग्रह करते हुए कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की खपत में जैव ऊर्जा का हिस्सा 5 साल में 50% तक हो सकता है। मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जीवाश्म ईंधन के कारण वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गई है। उन्होंने कहा कि देश में 40% वायु प्रदूषण के लिए परिवहन क्षेत्र जिम्मेदार है और इसकी वजह जीवाश्म ईंधन है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में भुवनेश्वर में 41वें उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण ने 8 प्रवर्तनकारी औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनसे राज्य में 60,200 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की। नई दरें 15 जून 2025 से होंगी लागू। सेबी के आंकड़ों के अनुसार कनाडाई निवेशकों ने फरवरी 2025 से अब तक भारतीय बाजारों में करीब 28,000 करोड़ रुपए डाले हैं। साथ ही मई 2025 तक उनके पास 1.76 लाख करोड़ रुपए डॉलर की इक्विटी संपत्ति है। ईरान और इजरायल के एक दूसरे पर हमले लगातार 5वें दिन भी जारी हैं। तेहरान में आज तड़के विस्फोटों और भारी हवाई सुरक्षा गोलाबारी की आवाज सुनाई दी। स्थानीय मीडिया के अनुसार राजधानी तेहरान में 320 किलोमीटर दूर स्थित प्रमुख नतांज में भी हवाई सुरक्षा सक्रिय की गई। इजरायल में देर रात तेल अवीव में ईरान के हवाई हमले के कारण सायरन की आवाज सुनाई दी और एक विस्फोट की आवाज सुनी गई। इजरायल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर भीषण हमला किया है। यह हमला तब हुआ जब चैनल के स्टूडियो से लाइव प्रसारण चल रहा था। इजरायल ने बाद में टीवी चैनल पर हमले का वीडियो भी जारी किया। ईरान में 5 दिनों में 224 लोग मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर आम नागरिक हैं। वहीं इजरायल में अब तक 24 नागरिक मारे गए हैं। इजरायल के वित्त मंत्री ने कहा कि ईरानी हमलों से हुए नुकसान के कारण लगभग 3000 इजरायली लोगों को निकाला गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के कनानास्किस में चल रहे G7 देशों के शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस वॉशिंगटन लौट रहे हैं। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक करेंगे। इससे पहले ईरान इजरायल संघर्ष पर ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सभी से तेहरान से तुरंत निकल जाने की सलाह है। वहीं G7 में शामिल होने के लिए पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि ट्रंप का जल्द लौटना सकारात्मक है, क्योंकि उनका तात्कालिक उद्देश्य इजरायल और ईरान को संघर्ष विराम के लिए सहमत करना है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमेनी की हत्या से ये संघर्ष और नहीं बढ़ेगा, बल्कि वहीं खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान हमेशा युद्ध चाहता है और हमें परमाणु युद्ध की कगार पर ला रहा है। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायल ने बीते कुछ दिनों में ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं तेल अवीव का दावा है कि ये हमले ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जरूरी हैं। इजरायल के अनुसार ईरान का परमाणु बम उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि इजरायल के खिलाफ उसके हमले आत्मरक्षा के लिए हैं। वहीं ईरान के राजदूत ने सुरक्षा परिषद को लिखे पत्र में कहा कि उनकी कार्रवाई विशेष रूप से सैन्य ठिकानों और संबंधित बुनियादी ढांचों पर लक्षित रक्षात्मक कार्रवाई है।
सईद इरावानी ने पत्र में इजराइल का साथ देने वाले देशों को चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों में कोई भी तीसरा देश सहयोग करता है तो उसे इसके कानूनी और दूसरे नतीजे भुगतने होंगे। कनाडा के कैनस्किस में G7 समिट शुरू हो गई है। सम्मेलन के लिए सभी सदस्य देशों के नेता पहुंच चुके हैं। सम्मेलन में वार्ता के दौरान व्यापार, तनाव और मध्य पूर्व को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ने इजराइल ईरान संघर्ष में कमी लाने के लिए G7 के नेताओं के एक मसौदा वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं किए। मसौदा वक्तव्य में ऊर्जा बाजारों सहित बाजार स्थिरता की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है और कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए तथा इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। कनाडा के कैनस्किस में G7 समिट से इतर द्विपक्षीय बैठकों का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार पर चर्चा की और टैरिफ पर अलग से समीक्षा करने की बात कही। बैठक के दौरान ट्रंप और कार्नी ने अगले 30 दिनों के भीतर एक व्यापार संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति जताई है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। आईसीसी ने इस साल होने वाले महिला वनडे विश्व कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होगा, जिसमें कुल 8 टीम हिस्सा लेंगी। स्कॉटलैंड में खेली जा रही T20 त्रिकोणीय सीरीज में नेपाल और नीदरलैंड्स के क्रिकेट टीमों के बीच एक ऐतिहासिक T20 मैच देखने को मिला, जिसमें मैच का फैसला तीसरे सुपर ओवर में हुआ। पहले 2 सुपर ओवर भी टाई रहने के बाद नीदरलैंड्स ने तीसरे सुपर ओवर में जीत दर्ज की। पुरुषों के पेशेवर क्रिकेट में ये पहला मौका है जब किसी मैच का फैसला तीसरे सुपर ओवर में हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड के दौरे पर गई भारतीय टीम के साथ आज जुड़ेंगे। गंभीर निजी कारणों के चलते 11 जून को दिल्ली वापस आ गए थे। भारत की अवनी प्रशांत हुलेनकोट महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर रहीं। महिला यूरोपीय टूर पर यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पोलैंड की मग्डालेना फ्रेच ने बर्लिन ओपन में दुनिया के 7वें नंबर की खिलाड़ी मिर्रा आंद्रीवा को मात दी। रूस के तीसरी वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी डानिल मेदवेदेव ने हाल ओपन के पहले दौर में जीत दर्ज की है। स्टीफेनोस सित्सिपास ने हाल ओपन के पहले दौर में इटली के लुसियानो को हराया। अलेक्जेंडर पुलबेक ने हाल ओपन के पहले दौर में फ्रांस के अलेक्जेंडर मुएलेर को मात दी। ब्रिटेन के डैन इवांस ने क्वींस क्लब चैंपियनशिप के अंतिम 16 में जगह बना ली है। क्वींस क्लब चैंपियनशिप में चौथी वरीयता प्राप्त होल्गर रून ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। क्लब विश्व कप में सोमवार को खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने लॉस एंजलिस एफसी को 2-0 से हरा दिया। क्लब विश्व कप में इंटर मिलान का पहला मैच आज मैक्सिको की मोंटेरे से होगा। क्लब विश्व कप में अपना पहला मैच जीतने के बाद पीएसजी की टीम अगले मैच के लिए तैयारियों में जुट गई है। लायनेल मेसी की इंटर मायामी क्लब विश्व कप में पोर्तो के खिलाफ होने वाले मैच के लिए अभ्यास में जुटी हुई है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।